हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में हम लोग क्या देखने वाले हैं तो क्लास 9th का जो है आपका साइंस के बुक को देखने वाले हैं। क्लास 9th के साइंस के बुक में जो है हम लोग 1 बाई 1 करके सभी अध्यायों को जो है इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचते रहेगा कि पढ़ाई से रिलेटेड जो है क्या क्या वीडियो इस पर डाला जा रहा है। साथ ही हम लोग नोट भी करते चलेंगे कि कौन सा लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, उन सभी को जो नोट करते चलेंगे। क्लास 9th का जो है और 10th 11th 12th जो एनसीईआरटी बुक आता है, इन सभी को जो है आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जितने भी एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, और उन सभी को सोल्व करने के लिए जो है आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए चैनल पर जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कोई चैप्टर लंबा है तो उसे हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से जो है उससे समाप्त करेंगे, जिससे वीडियो जो है आपका लंबा ना हो। ठीक है। क्लास 9th के बुक में जो है पहला आपका अध्याय का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो चैप्टर जो है पहला अध्याय आपका हो गया। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। पहला लाइन आपका क्या दिया हुआ है कि आपका अध्याय 1 में कि हमारे चारों ओर मैंने अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। अपने अगल बगल जितने भी देखते हैं हमें कुछ न कुछ आपको दिखाई देता है। जो देखते हैं हम लोग उनका जिनका आकार, आकृति और बनावट क्या होता है कि अलग अलग होता है। और इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा, पदार्थ का नाम दिया है। या वो पदार्थ जो है ठोस से बना हो या द्रव से बना हो या गैस से बना हो, सब सभी उन सभी चीजों को जो है क्या वैज्ञानिकों ने नाम दिया है, तो पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, इन सभी चीज जो होता है, ठीक है, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है आपका पदार्थ के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, पदार्थ के अंतर्गत। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान भी गिरती हैं। तो आपका लाना आपका जो लाइन जो हो गया इंपॉर्टेंट है आपका, कि जो पदार्थ आपका होता है उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और कहीं ना कहीं वे कुछ न कुछ आपका क्या होता है, स्थान घेरती है या आयतन को घेरती है। तो ये लाइन को जो है आप लोग नोट कीजिए। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया है। पदार्थ प्राचीन काल में जो है पदार्थ को क्या कहा गया है, तो आपका पंचतत्व कहा गया है। ये भी लाइन आप लोग नोट कीजिए। और ये पंचतत्व है। पंचतत्व की बात करें तो उसमें वायु हो गया, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी होती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। ठीक है। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिक जो थे आपके भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से जो है वर्गीकृत किया है 2 भागों में। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे कि पदार्थ के रासायनिक पहलू को आगे अध्यायों में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में जो हम लोग पूर्ण रूप से जो है हम लोग ठीक जो है भौतिक गुण जो है उसी को हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। पदार्थ का आपका भौतिक स्वरूप क्या है, उन सभी चीजों को देखते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो पहला लाइन तो आपका यही हो गया कि पदार्थ जो है किससे मिलकर बना होता है, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। रेत की कण यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर जो है बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा जो है पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने होते हैं। चलिए आपका क्रियाकलाप जो है क्या कहता है उन सभी को देख लेते हैं। क्रियाकलाप में आपका दिया हुआ है कि एक 100 ml का बीकर ले
और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। जितना आप जो है उस पानी भरिएगा, जल को भरिएगा, उस पर जो है जितना भरिएगा उस पर निशान लगा दीजिए। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे, यानी कहीं ना कहीं उसे मिला दीजिए। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दे। ठीक है, अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपका रेज होगा कि आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, फिर आगा कि ये कहां गायब हो गए और क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। इन सभी प्रश्नों को चलिए देखते हैं क्या क्या आपका दिया हुआ है। तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि हमने चित्र यानी 1.1 में जो है ऊपर हम लोग क्रियाकलाप में जो है देखे हैं। ठीक है, चला आगे देते हैं। आगे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आपका लाइन दे दिया हुआ है, देख लेते हैं उसको। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक जो होता है 1 घन मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और आयतन मापने का जो साधारण मात्रक क्या होता है, लीटर होता है। तो आयतन का आपका मात्रक का साधारण क्या होता है, मात्रक लीटर हो गया। और 1 लीटर बराबर 1 क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, डेसीमीटर 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, और वहीं 1 मीटर जो है 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इस सभी लाइन को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाने के समय जो है आपको यह काम आएगा। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, वही जो क्रियाकलाप लोग किए हैं उसी को देखते हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के जो रिक्त स्थानों में समूहित हो जाते हैं। ठीक है, पदार्थ के एक कण कितने छोटे हैं, चलिए देखते हैं पदार्थ के कण जो है कितने छोटे हैं, क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में उसे घोल दे। ठीक है, कितने, तो 2 या 3 क्रिस्टल लीजिए और उसे पानी में जो है 100 ml लेकर उसमें घोलिए यानी मिलाइए। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दे। ठीक है, 10 ml निकालिए और फिर 90 ml जल में मिला दीजिए। फिर इस उपयुक्त घोल में से 10 मिलीलीटर निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दीजिए। और इसी तरह जो है 10 ml निकालिए और 90 ml जल में मिला दीजिए। यह प्रक्रिया जो है 5 से 8 बार तक तनुकृत माने करते रहें। अब क्वेश्चन यहां से रेज होता है कि क्या जल अब भी रंगीन है, तो चलिए देखते हैं जल रंगीन है कि क्या है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे जो है हम लोग जल में मिलाए हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है आपका जो है थोड़ा सा जो है रंगीन का जो पार्ट जो है आपका धुंधला है, माने कम रंगीन होते चला गया है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा गया है कि अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग जो है हल्का होता गया है। देखिए यहाँ चित्र में बताया गया हल्का होते गया है। ठीक है, और फिर भी पानी रंगीन नजर ही आता है। ठीक है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सारे जो है सूक्ष्म कण होते हैं, और ये कण छोटे छोटे कणों में क्या होता है, विभाजित होते जाते हैं, होते रहते हैं। अंततः चलिए आगे देखते हैं। अंततः एक स्थिति में एक कण और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, माने इससे छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं, माने डिटॉल लेकर भी जो है आप इससे जो है क्रियाकलाप को कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। नोट में दिया हुआ है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण को देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी आपका लाइन हो गया कि पदार्थ के, इससे भी आप नोट कर सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 ठीक है, दोनों को हम लोग देख चुके हैं, जिसमें नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं
तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों से रिक्त स्थानों में क्या होता है, समाहित हो जाते हैं, माने एक दूसरे से देखिएगा आपको वह मिल जाते हैं बढ़िया तरीका से। और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो है आपस में जो है कंप्लीट जो है आपको मिल जाता है, घुल मिल जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चलिए क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं कि पदार्थ के कण जो है किस तरह जो है गतिशील, निरंतर गतिशील होते हैं। 1.3 में कहा गया है क्रियाकलाप में कि अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे, मैंने कक्षा के एक कोने में जो अगरबत्ती रख दीजिए और इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रेक्षण को नोट करें, फिर उस जो है उसे नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्रियाकलाप 1.4 क्या कहता है। जल से भरे 2 गिलास या बीकर ले, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले लीजिए। ठीक है, पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे में शहद डाल दे और इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दे। अपने प्रेक्षण को फिर इससे आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। इस प्रक्रिया के द्वारा जो है हम लोग क्या करेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं या नहीं, उन सभी को हम जांचेंगे। चलिए इन सभी क्रियाकलाप को करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं अगले लाइन पे। स्याही के बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद के बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। उन सभी प्रश्न, यहाँ प्रश्न वहां क्रियाकलाप से क्या आपका उत्तर है वही दिया हुआ है। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने पर कितने दिन या घंटे लगते हैं। ठीक है, इन सभी को जो है यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। वही फिर क्रियाकलाप 1.5 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। 1.5 में फिर क्रियाकलाप दिया जाए। इस क्रियाकलाप के द्वारा भी आप पदार्थ के निरंतर गतिशील को आप पहचान सकते हैं। यह क्रियाकलाप क्या कहता है कि एक गिलास गर्म पानी से, माने एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाले और एक ओर रख दे और हिलाए नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे और गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है। उसके बाद इस क्रियाकलाप को देखने के बाद कि गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है और इसके ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है और क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। ये सभी जो है जितने भी हम लोग क्रियाकलाप किए हैं 1.3, 1.4 और 1.5। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हम लोग निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, पदार्थ के निरंतर गतिशील के बारे में उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप हम लोगों ने किया, ठीक है, से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो वही बात को यहाँ बताया गया है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, यहाँ आपका ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें क्या होता है कि गति जुड़ता होते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज होती जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, आपका बढ़ती जाती है। ठीक है, तापमान बढ़ने से जो है कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 से 4 लाइन जो दिया हुआ है सभी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए, उपयुक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं और ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो यहां से फिर क्वेश्चन आपका रेज होता है कि विसरण क्या कहलाता है, कि दो भिन्न भिन्न पदार्थों को कणों को एक साथ मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग विसरण कहते हैं। ठीक है, और हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर विसरण तेज होते जाता है। ठीक है, माने जब भी आप गर्म कीजिएगा पदार्थ को, आपका जो है विसरण का जो दर जो है आपका तेज होता चला जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, चलिए आगे देखते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से ऐसा होता क्यों है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ कण जो है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6 में क्या दिया हुआ है कि इस खेल को एक मैदान में खेले, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। आगे चित्र दिया हुआ है, देखेंगे हम लोग।
पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। जो बात वहां लिखा गया देख लिए चित्र के माध्यम से उसे, ठीक है। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली से सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लीजिए। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था? यहां से प्रश्न क्या रेज होता है, मैं किस समूह को तोड़ना आपको आसान होगा और क्यों होगा? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थियों को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? ठीक है, उन सभी जो है क्रियाकलाप के माध्यम से जो हम क्या करेंगे, पदार्थ के एक दूसरे से किस तरह जो है आकर्षित होते हैं, ये भी आपका क्रियाकलाप हो गया। अगला क्रियाकलाप जो है इसी से क्या दिया हुआ है कि आप ये भी क्रियाकलाप कर सकते हैं कि एक लोहे के कील और एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ का बैंड ले और इन पर हथौड़ा मारे। मैंने इन सभी सामानों को लीजिए, उस पर हथौड़ा मारिए, मारकर या काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का, माने भंगुर का मतलब उसे थोड़ा थोड़ा कर माने छोटा छोटा उसे कीजिए, करने का प्रयास करें। ठीक है, इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? मैंने जब ये सब क्रियाकलाप करने के बाद आपको पता करना है कि मैंने किसमें अधिक बल से जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां से प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। फिर आपका क्रियाकलाप दिया हुआ है 1.8 में। ठीक है, 1.8 के द्वारा जो है आप क्रियाकलाप के माध्यम से भी इस क्रियाकलाप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं आकर्षित पदार्थ एक दूसरे से। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। काटने के बाद आपको यहां से क्या होता है कि क्या जल के सतह आपको कटती है या नहीं, उसको बताना है। जल की सतह न कटने का कारण क्या है, उन सभी चीजों को जो है आपको यहां बताया गया है। तो जितने भी हम लोग क्रियाकलाप देखें, कौन कौन क्रियाकलाप देखे हैं, तो 1.7, 1.6 भी देखे हैं, 1.7 और 1.8 भी हम लोग देखे हैं। इन तीनों क्रियाकलाप के माध्यम से जो क्या क्या हम लोग का निष्कर्ष निकलता है कि एक दूसरे को किस तरह जो है पदार्थ आकर्षित करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, और यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग जो है होता है। देखिए, यहां से आपका एक लाइन भी नोट कर सकते हैं कि जितने भी आपको जो पदार्थ एक दूसरे से जो आकर्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बल कार्य करता है। ठीक है, एक बल कार्य करता है, उसी चीज को जो है यहाँ बताया गया है। पदार्थ के अवस्था को हम लोग चलने देखते हैं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें और ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। तो पदार्थ के 3 रूप है। ठीक है, इस लाइन को आप लिख सकते हैं। पदार्थ के कितने रूप है? तो पदार्थ के जो है 3 रूप होते हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं अध्ययन। पहले हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से जो है ठोस अवस्था को देखते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से दिया हुआ है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। कौन कौन वस्तु? तो पेन, किताब, सुई और लकड़ी के छड़ को आप एकत्रित कीजिए। एकत्रित करने के बाद चलिए देखते हैं अगला लाइन। एकत्रित करने के बाद इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाइए। उसके बाद क्या होगा कि क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? यहां से क्वेश्चन रेज होता है। और इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? और क्या उनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? चलिए देखते हैं। उपयुक्त सभी उदाहरण ठोस के ही हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़न होता है। यहाँ से फिर लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका जो ठोस अवस्थाएं होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़न होता है। ठोस के बारे में कहा गया है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं और बल लगाने पर ठोस क्या होता है? टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। तो ठोस का जो है
वे टूट जाते हैं लेकिन उनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये क्या होता है, दृढ़ होते हैं। तो ठोस जो अवस्था जो होता है कहीं ना कहीं एक दृढ़ होते हैं। ठीक है, इन सभी लाइनों को जो आप लोग नोट कर सकते हैं, सभी ठोस के बारे में जो है आपको बताया गया है। आगे देखो, एक निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस हैं? इन सभी को जो है विचार करेंगे। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस हैं? और तीसरा देखेंगे, स्पंज क्या है और यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न स्वभाव है, क्यों? तो ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। रबर बैंड पर जो अगर बाह्य बल लगाते हैं जो क्या आता है, इसका आकार क्या होता है, बदलता है। अब बदलने के बाद वह पुनः जो है अपना स्थिति में ही आ जाता है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है, अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। फिर दूसरा हम लोग देखे थे बर्तन में रखने चीनी और नमक के बारे में। उसका दिया हुआ है कि चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें तो इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। और वहीं स्पंज के बारे में दिया हुआ है कि स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेशन होता है और जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इनका जो है संपीड़न संभव होता है। तो तीन चीज़ों को हम लोग देख लिए, रबर बैंड के बारे में और चीनी और नमक के बर्तन के आकार में कैसा होगा, या ठोस के रूप में है कि नहीं, और उसके बाद स्पंज के बारे में देखा है। चलिए देखते हैं अगला लाइन आपका क्या दिया हुआ है। फिर से अगला लाइन आपका क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। अब हम द्रव अवस्था के बारे में जो है क्रियाकलाप के माध्यम से देखे थे। पिछले लाइन में हम लोग ठोस अवस्था को देखें क्रियाकलाप के माध्यम से, और वहीं द्रव अवस्था के बारे में देखते हैं। द्रव अवस्था के बारे में दिया हुआ है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। वो कौन कौन वस्तु है, तो जल, खाना, पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय, ये सभी द्रव अवस्था को जो है एकत्रित कीजिए। एकत्रित करने के बाद विभिन्न आकार के बर्तन लीजिए और प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा दें। ठीक है, ये सब क्रियाकलाप करने के बाद क्या इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, देखेंगे। किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है, उन सभी को देखेंगे। और क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, क्या द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है। चलिए देखते हैं इन सभी चीजों को। यह सभी परीक्षण करने के बाद क्या होता है कि द्रव का आकार नहीं, माने द्रव का जो है, इन सभी जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से लाइन है आप लोग नोट कीजिएगा। द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेती हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार क्या होता है, बदलता है, और इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन ये तरल अवस्था में होते हैं। तो द्रव आपका तरल अवस्था में होते हैं, आकार क्या होता है, माने आकार नहीं होते हैं लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होते हैं। ठीक है, उन सभी को देखें, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रियाकलाप के माध्यम से हमने देखे हैं 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती है और ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधे के लिए क्या है, अनिवार्य होती है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं और जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। यहाँ से देखिए लाइन, इनको नोट कीजिए कि जलीय जंतु जो है, जितने भी जलीय जंतु होते हैं जल में जो घुली ऑक्सीजन के कारण ही श्वास लेते हैं। और इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस, माने द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण क्या है, संभव है। द्रव में ठोस और द्रव और गैस तीनों का विसरण क्या है, आपका संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर क्या होता है, अधिक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है आपका कि ठोसों के अपेक्षा जो है द्रव में विसरण की दर क्या होता है, आपका अधिक होती है। मतलब ठोस से ज्यादा जो है विसरण आपका द्रव में देखने के लिए मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि
द्रव अवस्था में पदार्थ के कण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस के अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है। तो ठोस के अपेक्षा जो है द्रव के कण में क्या होता है, रिक्त स्थान अधिक होता है। ठोस में जो है रिक्त स्थान क्या होता है आपका, कम होता है, लेकिन द्रव में जो है रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। ये भी लाइन आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला लाइन को चलते हैं। ठोस की अवस्था हम लोग देखा, उसके बाद हम लोग द्रव की अवस्था भी देखें और उसके बाद हम लोग देखते हैं गैस की अवस्था के बारे में। इसमें भी गैस की अवस्था में जो क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे उससे क्या निष्कर्ष निकलता है उन सभी को देखेंगे। तो गैस की अवस्था की अगर बात करें तो आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है, ठीक है, और उससे पता लगाए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है और उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन कौन सी गैस होती है। जो सिलेंडर जो आपका गैस वाले जो गुब्बारे जो होते हैं, जो सिलेंडर के द्वारा जो गुब्बारा को फुलाया जाता है, उन सभी के बारे में दिया हुआ है कि उससे पूछिए कि एक सिलेंडर में वो कितने गुब्बारे मैंने भर सकते हैं। और भी पूछिए कि सिलेंडर में कौन कौन सी गैस भी होती है। चलिए देखते हैं। क्रियाकलाप में दिया हुआ है कि आपका कि 100 ml के 3 सिरिंज ले, एक गैस की अवस्था के बारे में क्रियाकलाप है। 100 ml की 3 सिरिंज ले लीजिए और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दीजिए, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। देखेंगे उसको, चित्र को भी दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा ले। हटा लेने के बाद पहली सिरिंज में हवा रहने दे और दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दे। मतलब पहली में उसमें क्या होता है, हवा रहने देना है, और दूसरी में जल भर दे और तीसरी में क्या लीजिए आप, उसके चौक के टुकड़े को उसमें भर दीजिए, जो हम लोग 3 सिरिंज लिए हैं 100 ml का। ये सब करने के बाद पिस्टन को आपस सिरिंज में लगाए और सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दे। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। ये सब करने के बाद देखिए, चलिए पहले चित्र के माध्यम से देख लीजिए सिरिंज को। ये रबर का कॉर्क है, यहाँ पर गैस भरा हुआ है आपका, ये पिस्टन जो है हम लोग दबाते हैं, उस सभी को चित्र के माध्यम से देख लीजिए। ये सब करने के बाद यहाँ से प्रश्न क्या उठता है कि क्या आपने यह देखा किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, फिर उसके बाद अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया। चलिए क्या अनुमान लगाया गया उन सभी को देखते हैं। तो हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों का संपीड़न काफी अधिक होती है। तो यहाँ से आपका लाइन जो है नोट करने वाला होता है कि जो आपका ठोस एवं द्रव की जो तुलना में गैसों का संपीड़न काफी अधिक होता है। माने ठोस और द्रव से जो है गैस का संपीड़न जो है किस में अधिक होता है, आपका गैस में ज्यादा होता है। कंप्रेशन हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने, चलिए अगले लाइन पर, हमारे घरों में जो खाना बनाते हैं वाले जो आपका बनाने वाले जो आपका जो एलपीजी गैस जो होता है, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैसें भी गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम सीएनजी का उपयोग होता है, ठीक है। संपीड़ित काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा भी जा सकता है। उसके बाद तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है, और ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंचती है। जो आपका जो गंध होता है गैसों का जो है वो क्या होता है, वायु में मिलता है, उसके बाद हम तक जो है पहुंचता है। और यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म पकने माने खाने के महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है, और इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है, ठीक है। यहाँ ठोस को दर्शाएगा आपका, द्रव को, उसके बाद गैस।
एबीसी जो हम लोग देखे ऊपर ठोस द्रव गैस के बारे में, एबीसी पदार्थों के तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है और तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना भी की जा सकती है। चलिए अगले लाइन पर चलते हैं। अगला लाइन दिया हुआ है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है और इस अनियमित गति के कारण एक कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। क्या होता है? दबाव बनता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले हमने ठोस द्रव और गैस की अवस्था को हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, इन सभी चीजों को जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है अगला वीडियो जो आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, यहाँ से जहाँ तक हम छोड़े हैं, फिर अगले वीडियो में जो हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और अगला वीडियो में जो है चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। लगभग जो है आपको मानिए कि अगर 2 वीडियो के माध्यम से जो है बड़े बड़े चैप्टर जितने हैं आपको खत्म किया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।